हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 72 और करनाल में 96 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है। सोमवार से गुरुग्राम के 5 अस्पतालों में वैक्सीन 24 घंटे और 7 दिन लगाई जाएगी। इस मंजूरी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है जहां इस सुविधा को लागू किया गया है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा, लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों से सबसे आगे है। ठीक उसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी गुरुग्राम अव्वल है। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला जिला है। यहां अभी तक शुक्रवार तक 1,01,019 लोगों को कोरोना टीका लगाए जा चुके हैं। इसमें 42,306 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन अभियान को तीव्रता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया है। इस दौरान करीब 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। सोमवार को शुरू किए जाने वाला अभियान सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 3 महीने तक राहत के बाद जिले में कोरोना फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार को जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए हैं। लंबे अंतराल के बाद एक साथ इतने केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं आम लोगों में भी चिंता की लकीरें दिखी जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। हिसार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। हिसार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आ रहे हैं। कालावाली में लोग सरेआम कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी बिना मास्क के बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के खिलाफ दूसरे जिलों में भी लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। झज्जर में भी कुछ लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि यहां कुछ जागरूक लोग कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने और दूसरे को बचाने की बात करते नजर आए। पेवा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वो एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो चुके हैं। रोहतक में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, उसके मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की जिसमें इन बढ़ते केसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई। पानीपत का चुकलाना धाम श्री श्याम मंदिर लंबे समय से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन अब इस मंदिर को खोलने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यहां हर साल होली के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मंदिर को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अभय ने कहा कि बजट से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला है। कृषि का बजट पहले से कम किया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि बिजली क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में भी बजट में कटौती की गई। ग्रामीण विकास का बजट भी कम किया गया।
साथ ही अभय चौटाला ने अजय परिवार को एलनाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अभय ने कहा कि एलनाबाद के चुनाव चौधरी देवीलाल का असल वारिस तय करेगा। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने एनएलओ नेता अभय चौटाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बनने की चाह ने ही अभय और उनकी पार्टी इनेलो का बुरा हाल कर दिया। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसान उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने से गुस्साए किसानों ने विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किसानों ने हांसी के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक विनोद भयाना और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि वो हर दिन 2 विधायकों का पुतला फूकेंगे। किसानों ने कहा कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसानों ने कहा कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, उनके पुतले टोल प्लाजा पर फूके जाएंगे। किसान आंदोलन का 109वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 109वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए रणनीति तैयार की है। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान पर बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। किसानों के विरोध के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने रैली के माध्यम से की। इस दौरान उन्होंने जमकर हुंकार भरी। पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतन करने की मांग समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली की। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव किया और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कर्मचारियों को सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के रखरखाव का कार्य भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके विरोध में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने रैली कर विरोध जताया। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियाने को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पतवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के हैं, जो हर मौसम में बखूबी हर मौसम को वो झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए थे, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का विरोध करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल पियोवा के किसान रस निकालने के लिए कोल्हू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है।
किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा और किसान भी हम हैं। वो कृषि कानून रद्द करवा कर ही दम लेंगे। वहीं किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बुआई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया है, तो उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नागल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटने को तैयार है, पर बारिश ने किसानों की तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए और बैंक से लिया लोन वो चुका सके। दस मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के अकाली दल के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चारों ओर निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंजाब के विधायकों की इस हरकत से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे के रिश्ते को ठेस पहुंचा है। हरियाणा बजट पर सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई बातें कही। बजट की तारीफ करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और प्रदेश के विकास को ज्यादा महत्व दी गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल है। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि नगर निगम द्वारा बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई है। कागजों में हर दिन कर्मचारी सफाई जरूर करते हैं और जिनका प्रतिदिन का वेतन भी जरूर रिलीज होता है। ऐसा सोनीपत की एक या दो टॉयलेट्स का हाल नहीं है, बल्कि शहर में करीब 450 टॉयलेट बनाए गए हैं और एक टॉयलेट लाखों रुपए में तैयार किया गया है। बावजूद इसके आम जनता परेशान है। प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल TCP Haryana.gc के भीतर लोग जानकारी मुहैया कराया जा रहा है। लोगों को कॉलोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों पर गैबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बसअड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि ये दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सट्टा लगाने का सामान भी बरामद किया। नारनौल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चलाने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर हनुमान को सस्पेंड कर दिया गया है। नारनौल डीआई ओम प्रकाश ने बस ड्राइवर को सस्पेंड करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि नारनौल डिपो की बस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था। इस दौरान एक कार ड्राइवर मांदी गांव के पास बाल बाल बचकर कार ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए कार को नीचे खेतों में उतार दिया। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर के सामने आया है।
एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगी, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना खरखौदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। प्रदेश में दिन ब दिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाता है। ताजा मामला बलभग से सामने आया है, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 की रकम लेकर जा रहा था, लेकिन बीच में गली में बाइक सवार लुटेरे ने गाड़ी को रोककर और कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर में एक युवती का शव मिला। शव के गहरी चोट के निशान भी पाए गए। पहली नजर में देखने से लग रहा है कि युवती की हत्या करके नहर में फेंका गया, लेकिन सीमा विवाद के चलते घंटों बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। झज्जर जिले के डौला गांव के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। फरूखनगर झज्जर रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में वाहन पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में वाहन के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत के सोंदापुर गांव के पास एक युवती नशे की हालत में मिली, जिसे राहगीरों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती का चेकअप चल रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। अब इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। साल 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ ही उसे चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% छूट दी जा रही है जिन्होंने अपना वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया है। गुरुग्राम नगर निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां होने के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं, प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को भी बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरे तरीके से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बेटी को मोहाली गांव स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। उसके पीछे एक कार आ रही थी, जिसमें दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। साइड न मिलने पर कार सवार ठेकेदार ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंच गए और लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई कर दी और वो वहां से झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए।
एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की। विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित हैं। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए भी मांग की। उधर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की आज दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ बिजली निगम के टुकड़ों टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनाए जाने के साथ ही एक्सग्रेशन सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। गोहाना शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। गौरतलब है कि शहर में अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ साथ गोहाना पुलिस को भी आदेश दिया है कि सड़क के बीच में अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके चालान किए जाएं, ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जा सके। सिरसा में भी आम जन को महंगाई का झटका लगा है। यहां रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा, यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले में अब 3 गुना पैसे देने होंगे। उधर लोगों ने रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा पर नाराजगी जताई। कथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जिंद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन को शेयर कर रहा था। शक होने पर चेकिंग की टीम ने युवक को काबू किया था और जांच के दौरान पता लगा था दरअसल युवक मोबाइल के जरिए ओवरलोड वाहन के चालकों को आरटीओ की टीम की लोकेशन शेयर कर रहा था, ताकि ओवरलोड वाहन दूसरे रास्तों से निकल सकें। इस मामले में 6 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बल्लभगढ़ के गांव सिकरी और झाड़सेतली में एनएचआई द्वारा 2 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसका अभी उद्घाटन भी किया गया था। दरअसल पुल के नीचे सर्विस रोड पर जिन लोगों ने हाईवे से मुआवजा ले लिया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार कर ली है और लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव सिकरी निवासी श्रीपाल तेवतिया ने बताया कि एनएचआई से अपनी जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी दुकानदार दुकान बनाकर वहां पे खड़ी कर दी है, जो कि सरकारी जमीन पर है, जिसकी अधिकारियों को शिकायत भी दी गई है। उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 2 एसएचओ और 1 एसआई का तबादला कर दिया है। वहीं अब रुपेश चौधरी रतिया सिटी थाना प्रभारी होंगे और कुलदीप गढ़वाल सीआईए प्रभारी का पदभार संभालेंगे। कुरुक्षेत्र के परालू गांव के मरकंडा नदी में बम के पुराने शैल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो वस्तु बम की तरह लग रही है, एक्सपर्ट जांच के बाद ही इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है कि ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और यहां ये कैसे पहुंचा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शैल को डिफ्यूज करते हुए एक शैल में ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरे शैल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय बम के आसपास कोई नहीं था। प्रदेश में दिन ब दिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला शहर के गत दिवस बालाजी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल का एक कर्मचारी बैंक से पैसे लेकर स्कूल जा रहा था। तभी लुटेरों ने उसकी कार पर हमला किया और उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसे 28,000 रुपए हड़प लिए। स्कूल प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। कैथल के साई कॉलोनी में एक टीचर ने बीते दिनों कहा सुनी में स्कूल हत्या हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि पुंडरी पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कोर्ट से अपील भी की जाएगी कि उन्हें जयप्रकाश का रिमांड दिया जाए ताकि उनसे वो हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर सकें।